स्टूडेंट, आज हम लोग अपना कॉर पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। वो है बोन पैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपके रह गए थे, हम उसको वाइंड अप करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर चुकी थी कि बोन डिजीज़ होती क्या है, जॉइंट डिजीज़ होती क्या है और कैसी पैथोलॉजी होती है, हाउ इट लुक्स लाइक, हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ऑस्ट्रोमलेशिया एंड रिकेट्स। आप लोगों ने काफ़ी इसके बारे में सुना होगी, टर्मिनोलॉजी। डॉक्टर्स कह रहे होते हैं आपको जो है ऑस्ट्रोमलेशिया या आपको जो है वो रिकेट्स की प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये होता क्या है, सॉफ्टिंग ऑफ बोन हो जाए अगर विटामिन डी की वजह से एडल्ट के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, ऑस्ट्रोमलेशिया। इसको कोई प्रोनाउंस करता है ऑस्ट्रोमलेशिया, कोई प्रोनाउंस करता है ऑस्ट्रोमेलेजिया और कोई प्रोनाउंस करता है ऑस्ट्रोमलेशिया। ठीक है, तो इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। और रिकेट्स क्या हो जाती है, सेम डेफिनेशन होती है, सॉफ्टिंग एंड वीकनिंग हो जाती है बोन के अंदर। अगर ये वीकनिंग चिल्ड्रन के अंदर हो तो इट इज़ नोन एज द रिकेट, और अगर बड़ों के अंदर हो जाए तो ऑस्ट्रोमलेशिया। यूजुअली बिकम एन एक्सट्रीम एंड प्रोलॉन्ग विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों के अंदर रिकेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। क्या होता है बेसिकली इसके अंदर, विटामिन डी है वो प्रमोट करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को और फास्फोरस को जीआईटी सिस्टम से अंदर। ठीक है, दोबारा से मैं बता देती हूँ, विटामिन डी प्रमोट कर रहा होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी ट्रैक्ट। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी मेक इट डिफ़िकल्ट। अगर विटामिन डी ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेंटेन करने के लिए किस चीज़ को, प्रॉपर कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल को बोन्स के अंदर, विच कैन कॉज, जिसकी वजह से बोन आपकी सॉफ्ट हो सकती है। और सॉफ्ट बोन आर मोर लाइकली टू बो एंड फ्रैक्चर देन आर हार्डर एंड हेल्दी बोन। ऑब्वियसली सॉफ्ट बोन जो है वो जल्दी टूट जाती है कंपैरेटिवली हार्ड बोन के। क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, मोस्ट कॉमनली होते हैं बोन लैक, वेरस डिफॉर्मिटी इसके अंदर बहुत कॉमन होती है। पैगेट डिजीज़ ऑफ द बोन क्या होता है, पैगेट डिजीज़ क्या कहलाती है, ऑस्ट्राइटिस डिफॉर्मास। इट इज़ लोकेटेड डिसऑर्डर ऑफ द बोन रीमॉडलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, एक्सेसिव बोन रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है और एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन की वजह से डिसऑर्गेनाइज बोन हो जाती है और वहाँ पे फिर क्या होता है, बोन रिप्लेसमेंट हो जाती है, प्रोड्यूसिंग थिकनिंग बट वीकर बोन दैट इज़ सस्पेक्टेबल टू डिफॉर्मिटी एंड फ्रैक्चर। सिंपल सी बात है, इतना छोटी सी चीज़ आपने याद रखना है कि ये एक बोन का डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो जाता है, बोन रिमॉडलिंग हो जाती है और बोन रिमॉडलिंग हो जाती है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्सेसिव बोन रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है और बोन बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज होने के बाद रिप्लेस होती है और गलत जगह पे जाके जो है ना वो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और फिर क्या हो जाती है, जो उसकी रियल बोन होती है वो थोड़ी सी वीक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी और फ्रैक्चर इजीली हो जाता है। इट इज़ रिलेटेड टू वायरस इन्फेक्शन, कोई भी वायरस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। पैरामैक्सो वायरस होता है जो कि बहुत कॉमनली पैगेट डिजीज़ करवा रहा होता है ना, ऑल्सो पॉसिबिलिटी टू हैव अ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, जेनेटिकली भी हो सकता है। 40 ईयर्स के बाद ये स्टार्ट होती है और यूरोपियन एंसेस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो यूरोपियंस होते हैं। पैगेट डिजीज डेवलप 3 स्टेजेस होती है। ऑस्ट्रियोलाइटिक स्टेज होती है जिसमें कि क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी प्रीडोमिनेंस होती है। द मिक्स ऑस्टियोक्लास्टिक ऑस्टियोब्लास्टिक स्टेज आ जाती है नेक्स्ट, जो है ना बोन बन भी रही है और सेम क्या हो रहा है, जो बोन सेल्स है वो टूट भी रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है ऑस्टियोस्क्लेरोटिक स्टेज आ जाती है जिसमें ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो है ना वो प्रीडोमिनेंस हो जाती है और इसको क्या कह रहे होते हैं आप, बर्न आउट स्टेजेस। आपने इसको 3 स्टेजेस बस याद रखनी है। ये इन्वॉल्व करता है बोन को, जिसकी वजह से वो थिक हो जाती है, बट बोन्स आर थिक बट वीक एंड फ्रैक्चर ईजिली। थिक बोन को ये टारगेट करता है जिसकी वजह से बोन वीक होती है और फिर क्या हो जाता है, फ्रैक्चर डेवलप हो जाता है। स्कल्स को इन्वॉल्वमेंट करता है, इंक्रीज हेड साइज भी बढ़ जाता है, फॉरेमिन जो है नैरोइंग होना शुरू हो जाते हैं और क्रेनियल नर्व्स वगैरह भी इसके अंदर जो है वो क्या हो जाती है, इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। मैंने आपको बताया जैसे वायरल डिजीज़ तो क्या हो जाता है, ये सारी फीचर्स जब आ जाते हैं तो वायरस ईजिली टारगेट कर देता है आपके सेरिब्रम को, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डेथ होती है अक्सर पेशेंट्स की। इन्वॉल्वमेंट फेशियल बोन्स, और वो टिपिकल प्रेजेंटेशन के साथ इसके पेशेंट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, लॉयन लाइक फेस हो रहा होता है, बहुत बड़ा सा बहुत ही वो कर देता है, वाइट कर देता है, ब्रॉड कर देता है। इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, एट्रोवेनस शंट्स विद इन मैरो विच में रिजल्ट इज हायर आउटपुट कार्डिक फेलियर। दूसरी चीज़ ये होती है, जब इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप शंटिंग करते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है, एक पाथवे बनाते हैं, शंट डालते हैं एट्रोवेनस पाथवे के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है,
या जो मैरो होती है उधर आप ये शंटिंग कर रहे होते हैं। शंटिंग एक प्रोसीजर होता है जो एक्सटर्नली प्लेस होता है आर्टरियोवेनस स्ट्रक्चर्स के अंदर, और वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अक्सर औकात कार्डिक फेलियर भी हो जाता है। इसकी वजह से ऑस्टियोसार्कोमा एंड अदर सार्कोमास, मतलब ये कॉजेटिव फ्रैक्चर पैगेट डिजीज़ की वजह से आप जो पेशेंट है वो इन कंडीशंस की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट हम बोन्स के बारे में करने जा रहे हैं। बोन ट्यूमर्स कौन कौन से होते हैं? ऑस्टियोमा इज नोन एज बोन ट्यूमर, बेनाइन न्यूप्लाज्म होता है, फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व होता है स्कल एंड फेशियल बोन के अंदर। मैंने आपको बताया पैगेट डिजीज ऑस्टियोमा क्रिएट करवाता था और फिर उसके बाद ये किसकी तरफ चला जाता है, सार्कोमा की तरफ, बेनाइन से मैलिग्नेंसी की तरफ चला जाता है। ऑस्टियोमा कैन बी एसोसिएटेड विद गार्डनर सिंड्रोम, कोई सिंड्रोम है गार्डनर सिंड्रोम, उससे भी एसोसिएटेड होता है। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा इज़ अ बिनाइन पेनफुल ग्रोथ होती है बोन के डिस्पाइजेस एरिया के अंदर, ओफन ज़्यादातर कहाँ पर, टिबिया और फीमेल के अंदर। मेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है, फीमेल से ज़्यादा, और ये 5 से 25 ईयर्स की जो एज ग्रुप है उसको टारगेट करती है। इसकी एक निशानी ये होती है कि आपको पता है कि जितने भी ट्यूमर्स होते हैं या जो कैंसरस पेन होते हैं वो नॉक्टर्नल पेन्स होते हैं और रात में उनकी इंटेंसिटी बहुत बस्टिंग हो जाती है। तो इधर भी यही है, द पेन टेंड टू बी अ वर्स एट नाइट एंड रिलीव बाय एस्प्रिन से रिलीफ मिलता है। इसीलिए जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो आप पूछ रहे होते हैं आपको मॉर्निंग पेन है, आपको इवनिंग पेन है, आपकी जो है ना वो पेन किस टाइम आपको हो रहा होता है, उसी से हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। अगर बहुत वर्स्टिंग नॉक्टर्नल पेन की, बोन पेन के साथ आपके पास पेशेंट आ रहा है तो you have to rule out if there any osteoid osteoma or not. एक्सरे स्टडीज़ आप करवा रहे होते हैं, ठीक है, उसमें आप क्या देख रहे होते हैं, एक्सरे स्टडीज़ जब आप करवा रहे होंगे तो उसमें स्क्लेरोटिक ग्रीन सराउंडिंग में जो है ना आपको ऐसा लग रहा होगा स्क्लेरोसिस वगैरह हो गई है, तो आपको वो फीचर्स मिल रहे होंगे। माइक्रोस्कोपिकली दीज ट्यूमर्स शो अ स्मॉल लेस देन 2 सेंटीमीटर लीजन ऑफ द कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स रीजन होता है बोन का, उधर अगर आप इसको देखें माइक्रोस्कोपिकली। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और क्लिनिकल पॉइंट बताती चलूँ, ये जितने भी ट्यूमर्स कैंसर्स होते हैं इनकी बायोप्सी होती है, माइक्रोस्कोपिकली देखा जाता है ये मैलिग्नेंट है, बेनाइन है, इनकी डेप्थ क्या है, एक्सटेंट ऑफ लीजन क्या है, एंड डेप्थ ऑफ लीजन कितना है, कि कितने हद तक फैला हुआ है और कितना ज़्यादा गहरा है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर देखनी होती है। तो अगेन इधर भी ये बताया गया है कि हमने इसको माइक्रोस्कोपिकली देखना है। और ये ट्यूमर शो करता है लेस देन 2 सेंटीमीटर का लीजन होता है आपके कॉर्टेक्स के ऊपर, बाय अ सेंट्रल नर्वस ऑफ ऑस्टियोइड सराउंडेड बाय डेंस स्क्लेरोटिक। कॉर्टिकल बोन के ऊपर लेस देन 2 सेंटीमीटर का लीजन होता है, ठीक है, और वो एरिया डेंस नज़र आ रहा होता है, और स्क्लेरोटिक स्क्लेरोसिस स्टेनिंग वगैरह वहाँ पे नज़र आ रही होती है। नेक्स्ट है ऑस्टियोब्लास्टोमा, जो है वो ट्यूमर है जिस तरह की ऑस्टियोइड साइड ऑस्टियोमा होता है, लेकिन अगर 2 सेंटीमीटर से लार्जर हो जाए तो आप ये डिसाइड किस तरह से करते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा है या ऑस्टियोब्लास्टोमा है, ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिकली फीचर्स। लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो फिर आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा है। अगर मोर देन है तो फिर क्या हो जाएगा, ऑस्टियोब्लास्टोमा। और ये वर्टिब्रीज को इन्वॉल्व करता है और वो बोन्स के कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करता है, ज़्यादातर फीमर को इन्वॉल्व करता है और टिबिया को इन्वॉल्व कर रहा होता है। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा क्या होता है, ये भी बिनाइन बोनी मेटाफाइजल ग्रोथ कैप्ड विद कार्टिलेज दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द एपीफाइजल ग्रोथ प्लेट। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा क्या होता है, ये भी एक बिनाइन बोनी मेटाफाइजल ग्रोथ होती है आपके एपीफाइजल रीजन के ऊपर। वहाँ पे क्या होता था, आपने इतना मुश्किल याद नहीं रखना, एब्नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है और ये भी बिनाइन बोन होती है, मतलब ट्यूमर्स लुक्स लाइक अ बोनी प्रेजेंटेशन, मेटाफाइजल ग्रोथ हो जाती है वहाँ पे। और आपको इस तरह से फील हो रहा था कैप लाइक इसकी प्रेजेंटेशन है और उसके कार्टिलेजेस अराउंड होते हैं, और ये ओरिजिनेट होता है एपीफाइजल ग्रोथ प्लेट से और ये इस पूरे एरिया को इन्वॉल्व करता है। टिपिकली प्रेजेंट इन एडोलेसेंट्स मेल में ज़्यादा होता है, वो फॉर्म सॉलिटरी ग्रोथ एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। एडोलेसेंट्स मेल को क्योंकि इस एज तक जो है हाइट इंक्रीज हो गई होती है और फिर ग्रोथ प्लेट आपकी क्लोजनिंग की तरफ चली जाती है, तो वहीं पे जाके ग्रोथ जो है ये ट्यूमर जो है ना उसको टारगेट कर देता है और सॉलिटरी ग्रोथ हो रही होती है जो लॉन्ग बोन्स जहाँ पे ख़त्म हो रहे होते हैं। बेनाइन ट्यूमर्स ऑफ बोन ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा में भी एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, कॉज कर सकता है पेन, प्रोड्यूस डिफॉर्मिटी और मैलिग्नेंसी, ये सारी चीज़ें कॉमन है। ऑस्टियोसार्कोमा ट्यूमर्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं,
जो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास में भी एसिम्टोमेटिक होता है, आपको पेन करवा सकते हैं, प्रोड्यूस डिफॉर्मिटी एंड अंडरगोस मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेयर। एवरी ट्यूमर इज़ नॉट अ कैंसर, पहली चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरी बात ये है कि हर ट्यूमर जो है वो जब तक बेनाइन है तो वो नॉन डेंजरस है, उसकी सर्जरी भी पॉसिबल है, आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। जैसे ही वो मैलिग्नेंसी में गया तो वो अनट्रीटेबल, अनकंट्रोल हो जाता है। दूसरी बात ये कि ट्यूमर्स को आप जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद कीमोथेरेपी का सेशन देते हैं, आप पेशेंट आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन अगर मैलिग्नेंसी में चला जाए और उसके बाद फिर उसको कंट्रोल करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपने याद रखनी। ऑस्टियोसार्कोमा जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और टिपिकली प्रेजेंट हो रहा होता है हमारे यहाँ पे, उसकी प्रेवलेंस भी बहुत ज़्यादा है। ऑस्टियोसार्कोमा को हम ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा भी कहते हैं। जब वर्ड सार्कोमा आ जाता है तो सार्कोमा रेफर टू द मैलिग्नेंसी, ठीक है। और सार्कोमा जो है वो मैलिग्नेंसी को शो करके कैंसर्स को शो कर रहा होता है। ऑस्टियोसार्कोमा इज़ द मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन, बट ये मैलिग्नेंसी में भी चला जाता है। एंड द ट्यूमर अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली इन मेल देन फीमेल। मोस्ट केसेस अकर इन टीनेजर्स 10 to 25 ईयर्स के अंदर बहुत कॉमन है। इन पेशेंट विद फैमिलियर रेटिनोब्लास्टोमा हैव अ हाई रिस्क। रेटिनोब्लास्टोमा जो है इसका हाई रिस्क फैक्टर है और ये अक्सर जो है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। यंग डेथ जो हो रही होती है बोन कैंसर की वजह से, वो ऑस्टियोसार्कोमा की वजह से हो रही होती है। सेकेंडरी ऑस्टियोसार्कोमा अकर जिन एडल्ट्री पर्सन के अंदर होता है, जो सेकेंडरी होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इन्वॉल्व यंग जनरेशन एंड सेकेंडरी इन्वॉल्व एडल्ट। दिस हाईली एग्रेसिव ट्यूमर होता है जिस तरह से मैंने आपको बताया और एसोसिएटेड होता है विद पैगेट डिजीज, एजिटेशन एंड क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। ये तीन वो कंडीशन है जो अगर प्रोग्रेस कर जाए तो ऑस्टियोसार्कोमा हो सकते हैं और ये बहुत डेंजरस, बहुत पेनफुल टाइप का ये ट्यूमर होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपके पास कैसे होती है? लोकलाइज पेन होता है और स्वेलिंग होती है। जब आप इसका एक्सरे करवाते हो द क्लासिक एक्सरे फाइंडिंग आर कॉडमैन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बन रहा होता है, मैं भी आपको ट्राइंगल शो करती हूँ। पेरीओस्टियल एलिवेशन, सनबर्स्ट पैटर्न एंड बोन डिस्ट्रक्शन। ये ट्रायंगल यहाँ पे शेडो इतना क्लियर नहीं है लेकिन इस रीजन के अंदर ये पूरा ट्रायंगुलर फॉर्म क्रिएट कर रहा होता है और आखिर में क्या कर रहा होता है, बोन की जो है वो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था अभी रिसेंटली कि कीमोथेरेपी होता है। इसकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है। आप कुछ भी करवा लें, आप सर्जरी करवा लें, कीमोथेरेपी करवा लें, आप लाइफ स्पैन जो है पेशेंट का वो 10 से 20 साल, आप लाइफ स्पैन जो है वो पेशेंट का बढ़ा सकते हैं 2 साल 3 साल, लेकिन इसकी जो प्रोग्नोसिस है ठीक होने के चांसेस नहीं होते। अब जो वेस्ट के अंदर जो ट्रीटमेंट आया है, मैं भी रिसेंटली एक स्टडी देखी थी, उसमें यह है कि पूरी की पूरी बोन को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, बट प्राइमरी लेवल के ऊपर। सेकेंडरी के अंदर तो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मैलिग्नेंसी में चला जाता है। ऑस्टियोसार्कोमा इन्वॉल्व करता है बोन की मेटाफाइसिस, किस बोन की? लॉन्ग बोन्स की, यूजुअली अराउंड द नी, डिस्टल फीमर जो आपका एक प्रॉक्सिमल डिस्टल फीमर आपका आ जाता है और प्रॉक्सिमल टिबिया, फीमर का डिस्टल पार्ट और टिबिया का प्रॉक्सिमल काउंट जो होता है, जो जॉइंट आपका नी का बन रहा होता है, वहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है और उस एरिया को पूरा का पूरा ही डिस्ट्रॉयड कर जाता है। ट्यूमर प्रोड्यूस अ लार्ज फिल्म वाइट टेंट मास विद नेक्रोसिस एंड हैमरेज। जो ट्यूमर है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है? वाइट टन मास। वहाँ पे जब भी आप किसी भी ट्यूमर्स वगैरह का एक्सरे दिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा, एक तो स्क्लेरोसिस वगैरह आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी। ये अगर आप वो भी याद रखें, आप सिर्फ इतना याद रखें वो एरिया आपको बहुत डेंस दिख रहा होगा, ठीक है। वाइट टन मास, आपको लगेगा कि कोई फ्लूइड वगैरह वहाँ पे एक जगह इकट्ठा हुआ है। और दूसरा क्या हो जाता है, वाइट टन मासेस जिस वहाँ पे आपको नेक्रोसिस और हैमरेजेस वगैरह भी मिल रहे होते हैं। कॉन्ड्रोसार्कोमा क्या होता है? ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ठीक है। जब ट्यूमर फैलना शुरू हो जाए और आपकी सर्कुलेशन में चला जाए, नॉर्मली बिहेव करना शुरू किया, नॉर्मल सेल डिवीजन हो रही है जो कि आपकी स्प्रेड हो रही हो, तो दिस इज़ नोन एज मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट का, डेट में अराइज सेकेंडरी टू प्री एग्जिस्टिंग। अच्छा, अगर किसी को पैगेट डिजीज़ ऑलरेडी चल रही है तो पैगेट डिजीज़ इज द रूट कॉज टू डेवलप एनी टाइप ऑफ कंटेजिनियस कैंसर्स और ट्यूमर्स। बेसिकली ये फसाद की एक जड़ जिसे आप कह सकते हो वो ये है। मेल्स देख लें आप कितने ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं जितने भी बोन रिलेटेड होते हैं कैंसर से। मेल आर इफेक्टेड मोर फ्रिक्वेंटली देन फीमेल विद अ पीक एज ऑफ 30 to 60 ईयर्स।
दूसरी बात मैं आपसे क्लिनिकल पॉइंट ही आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। अगर कोई यंग पेशेंट आपके साथ प्रॉब्लम लेके आ रहा है कि उसे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन है, उसे प्रॉब्लम हो रही है, रात के टाइम इतना शदीद दर्द होता है कि वो सो नहीं पाता, वो पूरी पूरी रात उस दर्द की वजह से चीखता है या दर्द हो रहा होता है, उसको स्वेलिंग भी मिले, तो प्लीज़ काइंडली नोट डाउन करें। हमारे यहाँ पर जो मिसकंसेप्शन है, जो मिस प्रोसेस हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि आपके पास यंग पेशेंट जब आ रहा होता है तो आप क्या कह रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर लो, ये कर लो, तो रूट कॉज हम नहीं देख रहे होते, क्योंकि यंग एज के अंदर आपने देखा है, स्पेशली अगर मेल आपको ये कंप्लेन कर रहा हो तो आपने हर चीज़ को रूल आउट करना है। यूजुअली हमारे पास हमारे दिमाग में एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन के साथ आ रहा है और इन प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ आ रहा होता है, तो हम उसको इतना सीरियस नहीं ले रहे होते। हम लोग समझ रहे होते हैं शायद ऑस्टियोआर्थराइटिस या दूसरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लेट एजेस के अंदर होती है, इतनी यंग एज में मसल वीक होंगे या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ काइंडली हर चीज़ को रूल आउट करें। सबसे पहले किसी भी चीज़ को, अगर इस कंडीशन के साथ कोई भी, अगर आप लोग यंग पेशेंट देख रहे हो, स्पेशली मेल, आपको सामने सारी डिजीज़ है, अब आपको सारी नो हाउ है कौन कौन सी डिजीज़ है, तो आपने सबसे पहले क्या करवाना है कि एक्सरे करवाना है। एक्सरे के अंदर टिपिकल फीचर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, वाइट पैचेस, डेंस, तो फिर उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। देन आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवानी है। एक्सरे के साथ साथ ज़रूरी है कि वो आपकी जो है कंप्लीट ब्लड काउंट विद ESR हो। उसके अंदर आपको ये पता लग सकता है कि आपके लिम्फोसाइट्स कितने हैं, आपके ब्लास्ट सेल कितने हैं, आपके न्यूट्रोफिल कितने चल रहे हैं, आपके प्लेटलेट्स कितने चल रहे हैं, ESR को इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन तो नहीं है, वो सारी रेट्स आपको पता लग रही होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप क्लिनिकली किसी भी यंग पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो। कॉन्ड्रोसार्कोमा प्रेजेंट होता है, enlarging mass with pain and swelling। मैंने आपको बताया वही फीचर्स आ रहे होते हैं। इट्स टिपिकली इन्वॉल्व द pelvic bone, spine and shoulder girdle। ये तीन इसके रीजन्स हैं, तीन रीजन्स के साथ ये प्रेजेंट होगा विद द कंप्लेन ऑफ पेन, और आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग मिलेगी टिपिकली। पेशेंट बहुत बर्स्टिंग पेन की कंप्लेन भी कर रहा होगा, तो दिस मे बी दी क्या हो सकता है, ये कॉन्ड्रोसार्कोमा। तो आपने इस चीज़ को भी रूल आउट करना है। अब आपका आ गया इविंग सार्कोमा। मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल अराइजिंग विद इन द मैरो कैविटी के अंदर एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो जाती है, आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो, तो दिस इज नॉन एज इविंग सार्कोमा। मेल्स अगेन आर अफेक्टेड स्लाइटली मोर कंपैरेटिवली विद द फीमेल। अब आप देख रहे हैं, तो एनी मेल कम इन OPD विद द कंप्लेन ऑफ पेन, स्वेलिंग, इरिटेशन, नॉक्चर्नल पेन, तो प्लीज़ इस चीज़ को भी आपने रूल आउट करना है, क्योंकि अक्सर स्टेज 1 ट्यूमर्स ये कैंसर में होते हैं, अक्सर स्टेज 2 में होते हैं। अगर स्टेज 1 में तो बहुत कम लोगों को इतना पता लग रहा होता है, लेकिन स्टेज 2 के अंदर तो बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ भी हो जाए, आपने इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। और मोस्ट केसेस अकर इन टीनेजर्स, अगेन वही 5 to 20 years। क्लिनिकली हाउ योर पेशेंट विल प्रेजेंट with this presenting complaint, patient present with pain, again swelling and tenderness। तीन फीचर्स ऐसे हैं जिसकी आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनानी है पेन, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस को लेके। अब आपको लोकेशंस का पता होना चाहिए कि कौन सा ट्यूमर किस लोकेशन में। तो आपने क्या करना है, सारा एक चार्ट बनाना है। आपने याद रखने का तरीका बेहतरीन ये है, आपने सारे ट्यूमर्स और कैंसर्स के नाम लिखे, एज ग्रुप, नेक्स्ट आपने पोर्शन के अंदर लिखा, और उसके बाद नेक्स्ट आपने लिखा इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होती है, और आगे जाके आपने एक और कॉलम बना लिया जिसमें पैथोलॉजी, ताकि आपको कंपेयर करने में इजी हो जाए। आपको रूट कॉज पता हो, आपको प्रेजेंटिंग कंप्लेन पता हो, दूसरी चीज़ है आपको ये पता हो कि एज ग्रुप कौन सा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपके सामने ईच एंड एवरीथिंग क्लियर रहेगी और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, जब आप ऐसे पेशेंट को एक्सरेज के लिए मैंने आपसे बोला, जब भी आपके साथ इस तरह की प्रेजेंटेशन के साथ आपके पास पेशेंट आ रहा हो तो आपने क्या करवाना होता है, एक्सरे और एक ब्लड रिपोर्ट लाजमी करवानी होती है। एक्सरे जिस तरह से यहाँ पे भी बताया गया, जब आप उसका एक्सरे देखेंगे तो आप कंसेंट्रिक ऑनियन स्किन लेयरिंग आपको फील हो रही होगी, ठीक है, न्यू पेरियोस्ट्रियल बोन के इर्द गिर्द, वहाँ पे जो है ना आपको ऑनियन टाइप की फील हो रही है लेयरिंग, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि देयर इज़ समथिंग। जो ट्यूमर इज़ ट्रीटेड विद कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन, ये बात मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि किस तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं। एंड हैज़ अ 5 year सर्वाइवल रेट ऑफ 75% पॉपुलेशन ऐसी है जिन्होंने ये ट्रीटमेंट, रेडिएशन लिए, सर्जरी ली और कीमोथेरेपी ली, और 5 साल उन्होंने ईजिली निकाल लिए। 75% पॉपुलेशन ऐसी होती है। लेकिन यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ट्यूमर या कैंसर जब किसी को पता लगता है, डायग्नोस होता है, तो दे डोंट ट्रीट इट। पहली बात ये आती है, इतना पैसा लगाएंगे, इतना ट्रीट
होते हैं मेटास्टैटिक ट्यूमर, जो कि बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है और बहुत डिस्ट्रक्शन वाली स्टेज होती है। मेटास्टैटिक ट्यूमर्स आर द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ बोन, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। मोस्ट मेटास्टैटिक लीजन टू बोन आर कार्सिनोमा, ये कैंसर्स होते हैं बोन के। मोस्ट ऑफ द मेटास्टैटिक लीजन, ठीक है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। मेटास्टैटिक ट्यूमर जो होता है, नाम ही मेटास्टेसिस जब आ जाए इट मीन्स इट इज़ शोइंग। मेटास्टेसिस क्या होती है कि आपका जो ट्यूमर है वो क्या हो गया है, स्प्रेड आउट हो गया है ब्लड के अंदर, मैलिग्नेंसी में चला गया, बेनाइन से मैलिग्नेंट हो गया, तो और वहाँ पे मेटास्टेसिस, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मेटास्टैटिक ट्यूमर्स। मोस्ट मेटास्टैटिक जो आपके लीजन्स होते हैं बोन के, वो कार्सिनोमास होते हैं, पर्टिकुलरली ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर्स आपने देखा होगा बहुत वर्स्ट हो जाते हैं। पहले ट्यूमर से स्टार्ट होता है, कैंसरस फॉर्म के अंदर चला जाता है, प्रोस्टेट का हो गया है, फिर आपके पास लंग्स हो गया है, ये वो सारी चीज़ें होती हैं।